नमस्कार। पिछले 2 दिनों से हम छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में फिर से माओवादियों के भयावह हमले की खबरें सुन रहे हैं। इस वर्ष का यह सबसे बड़ा माओवादी हमला था। हालांकि हमारे जवानों के शहीद होने की संख्या केवल 7 है, घायल होने वाले भी केवल 10 हैं, लेकिन यह भी साधारण क्षति नहीं है। एसटीएफ के एक एक जवान को तैयार करने में कितने परिश्रम की आवश्यकता होती है, ये हमारे जवान, हमारी सरकार, उनको प्रशिक्षण देने वाले सब अच्छी तरह जानते हैं। उसमें एक प्लाटून कमांडर का मारा जाना बहुत बड़ी क्षति है। और हुआ भी कैसे? ठीक उसी तरह हुआ जैसे वहां पहले भी हमले होते रहे हैं। कहा जा रहा है कि माओवादियों ने स्वयं अपने मुखबिर से यह खबर पहुंचाई कि भास्कर नाम का माओवादी वहां 25 साथियों के साथ छिपा हुआ है। 50 जवानों के साथ एसटीएफ की फोर्स उसकी ओर बढ़ चले और बढ़ते बढ़ते जैसे ही सुकमा के पुल्लमपट्टी चिंता गुफा के निकट पहुंचे कि वहां चारों तरफ से अचानक माओवादियों ने उनको घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनकी संख्या 400 से ज्यादा रही होगी और इधर 50 जवान। हमारे जवानों के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वो उनका मुकाबला करें और अपने रक्षा करें। वहां से भागने का भी विकल्प नहीं था। तो जाहिर है उनके सामने उनको मारने का विकल्प नहीं था, मुकाबला करने का विकल्प था। उन्होंने वही किया। हालांकि माओवादियों की दृष्टि से देखें तो 50 में से अगर 43 जवान हमारे जीवित वापस आ गए तो उनकी बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। यह हमारे माओवाद के खिलाफ समूचे अभियान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे वहां खुफिया तंत्र थोड़ा कमजोर है। जो खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में और खुफिया सूचना पर आक्रोश व्यक्त किया है कि आखिर यह हुआ कैसे। उन्होंने सारी रिपोर्टें ली है। प्रश्न यह है कि आखिर इतने दिनों से उस क्षेत्र में माओवादी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो हमारा खुफिया तंत्र इतना सशक्त क्यों नहीं हुआ कि आज भी माओवादी हमारे जवानों को फंसा करके मार डालने में सफल हो रहे हैं। 2010 में वही 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी 13 जवानों की हत्या हुई थी। बावजूद इसके हमारी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही है, यह पूरा देश जानना चाहेगा। यह साधारण घटना नहीं है। आखिर 11 महीने इस सरकार के आए हुए भी हो गए हैं। ये प्रश्न तो गृह मंत्री से हम सब जानना चाहेंगे ना कि आने के बाद माओवाद, जो कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा है, उसके संदर्भ में पिछली नीतियों की समीक्षा करते हुए, उनकी कमजोरियों को समझते हुए क्या परिवर्तन और क्या सुधार किए गए हैं, ये देश के लिए जानना आवश्यक है। आखिर माओवादी ऐसे सफल क्यों हो रहे हैं और माओवादियों ने अपनी उपस्थिति उसके बाद भी दर्शाई है। घटना के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने कांकेर क्षेत्र में फिर से हमला करके और वहां काम पर लगी हुई कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जला दिया, वहां के सामान जला दिए। लोग वहां जान बचाकर त्राही त्राही भागते रहे। ऐसा भय और आतंक का माहौल था। लगता ही नहीं है कि हमारे देश में कोई राज्य भी है उन जगहों पर। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और सबसे बड़ी त्रासदी जो इस घटना की थी कि हमारे 7 जवानों के शव उन जंगलों में 28 घंटे से ज्यादा पड़े रहे और हमारे 300 से 400 जवान, हमारी पूरी व्यवस्था, सुरक्षा का पूरा तंत्र वहां से उनको उठा पाने में तब तक सफल नहीं हुआ। अब जरा कल्पना करिए, माओवादियों ने उनकी हत्या के बाद, उनको शहीद करने के बाद, उनके जूते, उनके हथियार, उनके शरीर से बेल्ट और जो भी उनके रक्षा कवच हो सकते थे सारे उतार लिए। आखिर किस स्थिति में उनका शव रहा होगा, ये सोच के ही अंदर से दिल दहल जाता है। आखिर माओवादियों का सामना किया कैसे जाएगा? आखिर इतनी संख्या में माओवादी आज तक बचे हुए कैसे हैं? कैसे 400-500 माओवादी इकट्ठे हो रहे हैं? यह साधारण बात नहीं है।
11 वर्ष से वहां भाजपा की ही सरकार है, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री है। प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार है, वहां से भी सहयोग में कोई समस्या नहीं है। अभी इस समय गृह मंत्रालय ने फिर से यह अलर्ट जारी किया है कि 5 राज्यों में नक्सली कभी भी हमला कर सकते हैं। 500 नक्सलियों की एक बैठक की भी सूचना है। लेकिन क्या हम और आप यह विश्वास कर सकते हैं कि इस सूचना के बावजूद नक्सली या माओवादी हमला करने में सफल नहीं होंगे? वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि सच यही है कि जितना कुछ माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा के स्तर पर किया जाना चाहिए, हमने शायद अभी तक नहीं किया है। अगर किए होते तो ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस से लेकर के जर्मनी में जो भारत का वर्णन किया है, उससे दुनिया भारत की ओर आकर्षित हो रही है। लग रहा है कि भारत का फिर से वो अभ्युदय हो रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर माओवादी बार बार हमको लहूलुहान करने में, विध्वंस मचाने में, हमारे जवानों की हत्या करने में, हमको क्षति पहुंचाने में, हमारे विकास के रास्ते को बाधित करने में, हमारे स्कूलों को, हमारे अस्पतालों को ध्वस्त करने में, हमारी शांति भंग करने में सफल हो रहे हैं और हम उनका मुकाबला करने में विफल हो रहे हैं। तो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी अगर देश से लौटते हैं तो माओवाद के खतरे को प्राथमिकता में लेते हुए इसके अंतिम रूप से शमन करने, इसके समूल नाश के लिए सुरक्षा स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अपनी जगह है, लेकिन गरीबी का मतलब हथियार उठाना नहीं होता है। इसके पीछे एक विध्वंसक विचार है जो संपूर्ण सभ्यता को, संपूर्ण भारत की व्यवस्था को, यहां की सत्ता को, राज्य को, समाज को नष्ट करना चाहती है। इसका सामना हमको करना ही पड़ेगा और वो सुरक्षा के स्तर पर भी हो सकता है, जनता के जागरण के स्तर पर भी हो सकता है। इसलिए एक राष्ट्रीय जागरण, सुरक्षा की कार्रवाई और सरकार का संपूर्ण सहयोग, ये पूरा माहौल बना के इन माओवादियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आइए सब मिलकर आवाज उठाइए कि माओवाद का अस्त हो, माओवाद का नाश हो, समूचा देश माओवादियों के खिलाफ खड़ा हो। धन्यवाद।